So very good morning to all of you. Today is the second lecture of unit number 4 of machine learning. So आज का जो topic है, today we mainly discuss the introduction part of feature extraction, how we can extract the features. So in yesterday class अपन ने देखा था कि कोई भी डेटा होता है उसके अंदर जो डायमेंशंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, या कॉलम्स कह सकते हैं या वेरिएबल्स कह सकते हैं, तो वो वेरिएबल्स वो कॉलम्स अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो परफॉर्मेंस, अपन ने देखा था कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी लास्ट लेक्चर में, तो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे अपन ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर so we can say it is a peak point. Here is a dimension और यहाँ पे परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका डायमेंशन बढ़ाने पर परफॉर्मेंस बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो परफॉर्मेंस क्या होती जाती है, आपकी डिक्रीज होती जाती है। सो व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स अ डिक्रीज, तो उससे पहले की जो स्टेट है वो उतने फीचर्स अपने पास हो, उतने वेरिएबल्स अपने पास हो, उतने कॉलम्स अपने पास हो, तो आपका मॉडल जो है वो अच्छे से बन सकता है, अच्छे से वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इन द पिक्चर्स, देन हाउ वी कैन रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ द डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस का डायमेंशन किस आधार पर अपन रिड्यूस कर सकते हैं। देन आंसर comes that there is a two types of method. Yesterday अपन ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। The first is a feature selection and another is feature extraction, है ना। feature selection and feature extraction. Now when we are talking about the selection, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, वेरी गुड मॉर्निंग मोहित, ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि अगर अपन अपने पास कोई डेटा सेट है जिसके अंदर x1, x2, x3, xn डायमेंशन या फीचर्स हैं, और इनमें से सपोज अपन x1 डैश, x2 डैश, xm फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं, डायमेंशन को सेलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टोटल m है और यहाँ पे टोटल n है। जो m की वैल्यू है इज लेस देन द n, रिड्यूस ही तो करना है। इसमें नंबर ऑफ फीचर्स को अपन को कम करना है और इसमें नंबर ऑफ फीचर्स आपके ज्यादा है। तो ये जो रिड्यूस करना है, एग्जिस्टिंग जितने भी आपके पास डायमेंशन थे उनमें से अपन ने कुछ सेलेक्ट किया, देन इट इज सिंपली नोन एज ए फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसको अपन क्या कह रहे थे, इसको अपन ने बोला था फीचर सेलेक्शन। इट इज अ फीचर सेलेक्शन। बट अपने पास ये जो फीचर्स हैं, या अपन जो कह सकते हैं ये जो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स, x1, x2, xn, इनके ऊपर अगर अपन कोई फंक्शन अप्लाई करें, f ऑफ x जो है उनके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करें, और अपने पास एक मैट्रिक्स आती है, सपोज z1, z2 या y1, y2, कुछ भी नाम दे सकते हैं इस वेरिएबल को, ym, और इसकी साइज जो है वो n से छोटी है, m इज लेस देन n, और ये जो सारे फीचर्स हैं z1, z2, z3, zn, ये सारे जो फीचर्स हैं आपके, दैट आर द न्यू फीचर्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन फीचर्स, जो कि किससे क्रिएट किए गए हैं, एग्जिस्टिंग फीचर्स से अपन ने क्रिएट किए हैं। नो आगे बढ़ते हैं। तो ये कल की क्लास में जो अपन ने पढ़ा था वो अपन देख रहे थे कि डायमेंशन रिडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी,
ताकि डेटा को अच्छे से हैंडल कर पाए, मॉडल अच्छे से बन पाए अपना। और इसके दो मेथड्स हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर सिलेक्शन। एनी डाउट यहाँ तक किसी को? से यस और नो? जल्दी से बताइए। Okay, I hope no doubt till now. Now moving to the next slide. So today we will simply briefly discuss about the feature extraction. क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. So first of all, we can say what is a feature extraction. Feature extraction क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी, किस तरीके से आया, वो अपन देखेंगे. सो NPTEL के अंदर आप का कोर्स है आपका इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग. उनके अंदर एक मैम है सरकार मैम, IIT खड़गपुर की. उनकी मैम का जो कंटेंट है उनसे मैंने कुछ रेफरेंस लिया है. आई होप कि आपको वो समझ में आए. आई विल आल्सो शेयर द दैट कंटेंट एंड दैट वीडियो आल्सो विथ यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं डाल दूंगा यूट्यूब वीडियो के अंदर. सो what is a feature extraction? So अभी अपन just discuss किया, if we are talking about a feature extraction, it means we simply wants to reduce the features in the original database while we can able to retrieve the information as we can retrieve in the original database. That is very important definition. So feature extraction is a part of dimension reduction. क्या करना है अपन को? डायमेंशन रिडक्शन करना है. इन विच एन इनिशियल सेट ऑफ रो डेटा इज डिवाइडेड एंड रिड्यूस मोर मैनेजेबल ग्रुप्स, सो व्हेन you or we wants to process it will be easier. So to make it easier to manage a database, we simply reduce the dimension of particular database, and that is one of the method is known as a feature extraction. In the feature extraction, we have the database or data set. From data set we have some variables or some features or some column name. उनमें से अपन वही कॉलम सेलेक्ट करते हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है और नए कॉलम बनाते हैं उनसे. वी डोंट टेक अ ओल्ड कॉलम, ओल्ड फीचर्स नहीं लेते हैं अपन. क्या करते हैं? न्यू फीचर्स को डिराइव करते हैं, न्यू फीचर्स को बनाते हैं इन द केस ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सेट ऑफ new features. It is very important, new features. Although some mapping function f of कोई फंक्शन लेते हैं, f of x लिया था अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, from the existing features. So feature extraction is a way in which we are deriving the new features on the basis of existing features. So it's a projection. It is important word. नया word आया projection. Projection it means we have some things and with that we apply some function and we get the new features or new variables. That is a projection in this context of dimension reduction. So it's a projection of higher dimension space to lower dimension space. हायर डायमेंशन स्पेस का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर बहुत सारे आपके वेरिएबल्स हैं, उनको अपन रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लोअर डायमेंशन स्पेस के अंदर. सो मैं इसको लिख नहीं पाया तो आई जस्ट ड्रॉ इट विद अ पेन. लेट हैव अ लुक. सो इट इज वी कैन से अवर इनपुट डेटा सेट. उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, फीचर्स हैं, एंड फीचर्स हैं. तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1, x2, x3, xn तक. Now we derive the new features. New features we can say z1, z2 up to zm. ये new features अपन derive कर रहे हैं, totally new features. And that features are number of m. उनका नंबर कितना है? m नंबर आपका है. And that m is less than n. इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा, उस डायमेंशन की जो वैल्यू है दैट वी कैन से लेस देन ओरिजिनल डेटा सेट. ओरिजिनल डेटा सेट आपका जो है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ डायमेंशन हो उससे कम डायमेंशन आपके इसके अंदर आएंगे.
और we get this particular new data set or extracted data set with the help of we can say some function, with the help of some function. In general, we write it like we can say z is equals to wt of x. So what is a z? Is a new features. Wt is a weighted vector which we apply on a particular input data set and we will get the new features. So ये new features कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, क्या क्या मेथड अपन यूज करते हैं वो भी अपन आगे देखेंगे. And we can say we need to find the projector matrix. It is a projection, not a projector. मैं इसको सही कर दूंगा टाइप में. The projection matrix W, it is a W weighted वेक्टर भी बोलते हैं और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी बोलते हैं W. दैट Z इज इक्वल टू WTX, जो कि मैंने अभी यहाँ लिखा था. Z इज इक्वल टू WTX वेयर Z इज अ प्रोजेक्शन ऑफ n डायमेंशन स्पेस टू m डायमेंशन स्पेस. तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं. प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है, अपने पास n डायमेंशन स्पेस है, इस n डायमेंशन स्पेस को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, m डायमेंशन स्पेस में. ये उसका सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है. तो z, व्हाट इज अ z? z is simply a projection which takes input in the n dimension data and produce the m dimension data as an output which contain the reduced dimension and reduce the features, less dimension. Any question? यहाँ तक किसी का समझ में आया आपको ये? जल्दी से बताइए. एनी क्वेश्चन? आई एम ऑडिबल टू यू? एनी क्वेश्चन? ओके, एक बार नीचे वाला रीड कर ले. यस, सी we need to find the projector matrix W such that Z, ये projection matrix कहते हैं इसको W, such that where Z is a projection of n dimension space to m dimension. ये particular n dimension है, इस n को अपन को प्रोजेक्ट करना है m dimension में और इसका फंक्शन अपन लिख रहे हैं Z is equals to WT. ये स्टैंडर्ड जो मशीन लर्निंग का कंटेंट है वहां से लिया गया है, आपको स्टैंडर्ड यही मिलेगा. सो x इज आवर इनपुट डायमेंशन सेट्स and WT is a projected vector which we apply to the x and we get the projection in the m dimension which contain the m features and which are less than the n features. Got the point? Yes or no? जल्दी से बताइए. आगे बढ़े. Okay. Okay. Now, the first thing we read out in the previous slide that we get the projected matrix in which we have m number of features. Now, the second, we want or we wish the features to have larger variance. Now, the new words in the come in the pictures. What is the variance? एक वर्ड्स आया है यहाँ पर वेरिएंस. अगर अपन बात करें when we are talking about a variance, तो एक स्टैंडर्ड कंटेंट के अंदर ही इसमें कुछ समझा गया, जैसे बायसिंग का मतलब पता है आपको? एनीबडी हैविंग आइडिया अबाउट द बायसिंग? बायस वैल्यू, बायस्ड वैल्यू? यस और नो, जल्दी से बताइए.
क्या आपको पता है बायस वैल्यू क्या होती है? बायस, यस, तो टेल मी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है बायस। व्हाट डू यू मीन बाय बायस? टेल मी। टेल मी इन द सेंस, कमेंट करके बताओगे तो पता चलेगा। अल्टरिंग द नेचुरल कोऑर्डिनेट्स फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, गुड। Now in this content, in this context, if I want to explain the biasing, so biasing, it means suppose we have predicted value and we have actual value. दो प्रकार की वैल्यू होती है। द वैल्यू विच is produced by the model, it is simply known as a predicted value, or the value which is actually belong, that is known as the actual value. Suppose for example, if we are putting x and we will get the y, and y is a actual value, but in the model when we put the x and it produce suppose y dash, and y dash अगर ये y dash है और ये y है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, अगर वो ज़्यादा है तो दैट इज़ अ मोर बायस्ड, जो आपका मॉडल है इट इज़ अ बायस्ड, जो आपका रिजल्ट दे रहा है वो कुछ गलत दे रहा है, किसी और डायरेक्शन कर दे रहा है, बट वी नीड द वैल्यू नियर टू द एक्चुअल वैल्यू, तो लो बायस उसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, then the product must be a low biased, वो low biased होना चाहिए। Now next content is a variance. Variance का मतलब ये होता है, we can say the range in which it represent or associated। आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को बहुत अच्छे से एक लेक्चर में समझाया था। एनीबडी रिमेम्बर दैट कॉन्सेप्ट? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मैंने एक्सप्लेन किया था एक लेक्चर में, क्या याद है आपको? यस और नो? यस, द सेम थिंग, द वेरिएंस, if we take a large variance, and it means that particular band, that whole particular band, it related to the that multiple values, बहुत सारे values में उसको represent कर रहा है, that is simply a variance. So when we are talking to feature extraction, and that time we are interested to select the things which having the large variance. Large variance, it means that is that particular band or that particular value containing or associated with the different parameters or different scattered उसकी value आपकी है, आगे आएगा और भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो द सेकेंडली वी वांट or we wish the features to have the large variance or large variation. Why? Because if the features takes similar value for all the instance, that features cannot be used as a discriminator. अगर large variance नहीं लेंगे, लार्ज बैंड नहीं लेंगे और सिमिलर वैल्यू अगर वो लेगा, एक ही वैल्यू लेगा, कुछ सिमिलर वैल्यूज ही अगर वो लेगा, कोई पर्टिकुलर फीचर्स जिसका वेरिएंस अगर कम होगा, मतलब वो लिमिटेड वैल्यू में ही फैला हुआ है, लिमिटेड चीज़ों से एसोसिएटेड है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा। अपन को क्या चाहिए, वी विश टू फाइंड आउट द फीचर्स विच इज एसोसिएटेड विद द लार्ज वैल्यू। लार्ज वैल्यू मतलब बहुत सारे फीचर्स से यहाँ पे एसोसिएटेड हो सकता है, या बहुत सारे उसके जो इंस्टेंसेस हैं जो अपन ने लिए हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें वो तो फैला हुआ होना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द फीचर्स टैक्स द सिमिलर वैल्यू फॉर द ऑल द इंस्टेंस, दैट फीचर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिस्क्रिमिनेटर. So since we want the features to able to distinguish between the different instances, we encourage large variance. Different instances का मतलब कब होगा, जब वो particular variable या features के अंदर बहुत सारे instances, बहुत सारे rows की value को incorporate करेगा, तो variance large होगा,
तो रेंज ज्यादा आएगी, रेंज ज्यादा आएगी तो ज्यादा इंस्टेंसेस को वो कवर करेगा. सो द लार्ज वेरिएंस और लार्ज वेरिएंस बिटवीन द फीचर्स, बिकॉज अदरवाइज द फीचर्स वुड नॉट एनी इंफॉर्मेशन. बिकॉज अगर वेरिएंस ज्यादा होगा, लार्ज जो इंस्टेंसेस हैं उनको वो कवर करके चलेगा, तो अपने पास जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा आएगी. यस, एनीबॉडी हैविंग कमेंट? The observation of the features are known as an instance. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. So mainly the thing is that we wish to find out the features which having the large variance, because with the help of the large variance we got the things which is associated with the different instances. और यही अपन को चाहिए कि वही अपने लिए क्या होगा, इन्फॉर्मेटिक होगा, ताकि अपन अगर बहुत बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटे डेटा में कन्वर्ट करने से अपने पास एक ऐसा कंपोनेंट आए जो बहुत बड़े डेटा के वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ हो और उसको अपन रिड्यूस करके सिंगल कंपोनेंट या कम डायमेंशन में उसको अपन लिख सकें. आगे और क्लियर हो जाएगा. आई हैव एन एग्जांपल आल्सो, अभी समझ में आएगा आपको और वेरिएंस का मतलब क्या होता है. Suppose it is also taken from that particular NPTEL course. So geometrical pictures of principal component. Now अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं जिसके अपन बात कर रहे हैं, जो कि अपना टॉपिक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अपन बात करें, जो कि आगे अभी पढ़ेंगे अपन. सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मतलब यही है कि आपका जो डेटा सेट है, उस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर अपन को ऐसे नए फीचर्स बनाने हैं जो कि सारे डेटा सेट में से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो कि यूजेबल है उसको रिप्रेजेंट कर सके. तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है, इसके अंदर डायग्राम बनाऊंगा आगे में. नाउ वी विश टू मैप, प्रोजेक्शन ही तो कर रहे हैं. प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है, अलग डेटा को अपन मैप कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका प्रोजेक्शन में वर्टिकल करता हूँ तो क्या होगा, ये वाला डेटा आपका यहाँ मैप होगा, ये वाला डेटा आपका यहाँ मैप होगा, ये वाला डेटा यहाँ मैप होगा. लीनियरली मैप कर रहे हैं अपन. ये वाला डेटा आपका यहाँ मैप हुआ, ये यहाँ मैप हुआ, ये यहाँ मैप हुआ. तो अपन ने प्रोजेक्ट किया इनको एक पर्टिकुलर वन डायमेंशन पे. अपन वन डायमेंशन कर रहे हैं मतलब ये भी पर्टिकुलर टू डायमेंशन है. इस टू डायमेंशन को किसी वन डायमेंशन लाइन पे प्रोजेक्ट कर दिया. डायमेंशन को थोड़ा रिड्यूस किया, वेरिएबल्स को थोड़ा कम किया, फीचर्स को थोड़ा कम किया. सो व्हाट हैपन, एक तो ये चीज आ गई. सिमिलरली अगर इसमें अंदर एक लाइन अपन इस तरीके से खींचते, किस तरीके से, अगर एक लाइन ये वाला डायमेंशन अगर अपन कंसिडर करते या ये वाला प्रोजेक्शन P1 करते, ये प्रोजेक्शन P2 कह देते हैं, तो इस P1 के अंदर अगर अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ आती, यहाँ आती, यहाँ आती, यहाँ आती, यहाँ आती, यहाँ आती. ठीक है. तो अगर वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस की बात करें तो जो P2 है या P1 है, ये वाला ब्लैक वाला, उसका वेरिएंस देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक है. वेरिएंस इट मींस पर्टिकुलर दैट बैंड दैट कंटेन द वैल्यू. और यहाँ पर P2 की बात करें तो उसके अंदर वेरिएंस जो आपका है वो लगभग इतना है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है. ठीक है. तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रॉपर किसी चीज का क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता अगर वेरिएंस आपका छोटा हो. सो वी नीड अ लार्जर वेरिएंस. लार्जर वेरिएंस होगा देन वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द क्लासिफिकेशन इन द केस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग. जस्ट समझाने के लिए वो केस में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे भी ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है व्हेन वी सेल्फली लर्निंग. सो सपोज वी हैव दिस, और इसका अपन कुछ डायमेंशन ले रहे हैं. सपोज एक डायमेंशन ये लिया अपन ने. सो इस डायमेंशन के अंदर जो आपका वेरिएंस आएगा वो कुछ इतना आएगा, और एक डायमेंशन अगर अपन ये वाला लेते हैं तो इसका जो वेरिएंस है
वो आपका ज़्यादा आ रहा है। अब वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर लाइन है उसकी जो विड्थ है वो आपकी इसके अंदर ज़्यादा आ रही है। सिमिलरली एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपने अपना डेटाबेस में देखा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रीन कलर्स की कोई वैल्यूज हैं और यहाँ पर ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अंदर, ये वाला डायग्राम मैं बताऊंगा मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। और अगर इसके अंदर अगर आप कुछ इस तरीके का डायमेंशन प्रिडिक्ट करते हैं और इन सबको इस लाइन पे शिफ्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये वाले पॉइंट्स कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ये पॉइंट्स यहाँ आएंगे, ये पॉइंट्स यहाँ आएंगे, ये पॉइंट्स यहाँ आएंगे, ये भी पॉइंट्स यहाँ आएंगे, ये पॉइंट्स यहाँ आएंगे, ये पॉइंट्स यहाँ, ये पॉइंट्स यहाँ, ये पॉइंट्स यहाँ, ये पॉइंट्स यहाँ। तो इससे क्या हो गया, इस पर्टिकुलर लाइन पे ये रेड क्लास वाले और ये ग्रीन क्लास वाले ये ओवरलैप हो चुके हैं, मतलब आसपास में मिक्स हो चुके हैं। तो अपन प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर इसी को अगर कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करें, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, ये पॉइंट सारे यहाँ आ जाएंगे और ये वाले पॉइंट सारे यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर रेंज आई इस लाइन की। तो ये वाला जो सिंगल लीनियर प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि इन 2 डायमेंशन डेटा को एक पर्टिकुलर डायमेंशन, एक पर्टिकुलर लाइन से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो ग्रीन की है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो रेड की है, और अपने पास लार्ज वेरिएंस आया जो कि मल्टीपल वैल्यू से एसोसिएटेड है। और अपन को पता चल रहा है कि ये ग्रीन की जो रेंज है वो यहाँ है, तो ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है। रेड की रेंज जो है वो यहाँ, ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है। तो लार्जर वेरिएंस वैल्यू को अपन मैक्सिममली सेलेक्ट करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू जिसकी वैल्यूबल लार्ज है, वेरिएंस की वैल्यू, उसको अपन सेलेक्ट करते हैं एज ए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। वो आगे पढ़ेंगे, पर प्रिंसिपल कंपोनेंट के रूप में उसको लेते हैं। क्या ये समझ में आया लार्जर वेरिएंस क्यों लेते हैं? यस और नो, जल्दी से बताइए। लार्जर वेरिएंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस और नो। चलो, तो सबका कमेंट्स आना चाहिए। 3 बच्चों के कमेंट्स आए हैं अपने पास। ओके, प्रतीक आर यू देयर? आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रतीक जोशी, यस, तो कमेंट करो बेटा। ओके, नाउ so see, it is again taken from that particular resources and it is also important for the mathematical expression of that. तो जो अपन बात कर रहे हैं वही चीज इसके अंदर अपन लिख रहे हैं। So what we have, we need to identify the variable or the features, new features that having the larger variance among the all the features. जितने भी फीचर्स हैं उन सब फीचर्स से अपन एक ऐसा फीचर्स लेंगे जिसका वेरिएंस ज्यादा हो, वेरिएंस क्या हो, बड़ा वेरिएंस हो, तो वो सारे फीचर्स अपन कलेक्ट करेंगे। वो सारे फीचर्स क्या करेंगे अपन कलेक्ट करेंगे जिसका वेरिएंस ज्यादा हो। सपोज फॉर एग्जांपल अपने पास 10 न्यू फीचर्स आए जिसमें फीचर 1 का वेरिएंस ज्यादा है, फिर फीचर 2 का है, फिर फीचर 3 का है, फिर फीचर 4 का है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट किसको लेंगे? फीचर 1 को। फिर अगला प्रिंसिपल कंपोनेंट किसको लेंगे? फीचर 2 को। फिर अगला प्रिंसिपल कंपोनेंट किसको लेंगे? फीचर 3 को। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 2 3 अप टू बढ़ाए जाते हैं। एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा। जैसे इमेज के अंदर भी फीचर एक्सट्रैक्शन लेते हैं अपन, अलग अलग प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ ऐसे किसी इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस आता है वो भी अपन देखेंगे। सो mathematically the words come in the vector we simply say a matrix form, we have the data. So the given a sample of p observation on the vector of n variables. n variables का एक वेक्टर है जिसके अंदर अपन क्या ले रहे हैं? p observations ले रहे हैं। ये आपका पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस बोल दो, इंस्टेंस बोल दो, जो भी अपन ले रहे हैं।
आर ऑफ एन अपन बोल रहे हैं नंबर ऑफ टोटल वी कैन से ऑब्जर्वेशंस. सो डिफाइन द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द सैंपल बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट अपन डिफाइन कर रहे हैं. तो अभी अपन किसके अंदर आ चुके हैं, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है. अपन बात पढ़ रहे थे फीचर एक्सट्रैक्शन. फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारे बड़े डेटा में अपन न्यू फीचर्स को बनाते हैं ताकि पुराना डेटा जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको नए फीचर भी रिप्रेजेंट कर पाए. उसके लिए एक मेथड अपन पढ़ रहे हैं जिसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. ये इट इज ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इन द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस व्हाट वी डिड, वी विश टू लीनियरली न्यू फीचर्स अपन बनाते हैं. उसमें सबसे पहले अपने क्या मेन पॉइंट है, वी विश टू फाइंड आउट द लार्जर वेरिएंस कंपोनेंट. तो इसी प्रकार से लार्जर वेरिएंस कंपोनेंट अपने पास आएगा तो अपन को क्या, किस आधार पर अपन उसको आइडेंटिफाई करते पाएंगे कि लार्जेस्ट वेरिएंस वाला न्यू फीचर्स को आइडेंटिफाई करो. उससे अपने पास क्या आएगा, उससे पास अपने पास ऐसा फीचर्स आएगा जो कि ज़्यादा वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है और उससे अपना जो मोर डायमेंशन था उसको अपन उस पर्टिकुलर वन फीचर से अपन रिप्रेजेंट कर पाए. उसी प्रकार वन प्रिंसिपल कंपोनेंट, टू प्रिंसिपल कंपोनेंट, थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट. अगर आपके पास किसी टेबल में 1000 फीचर्स हैं और 1000 में से माना कि आपने उन पूरे 1000 को 100 फीचर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उन 100 फीचर जो है वो एज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट है 1 to 100 और उन सब का जो वेरिएंस है वो बाकी जो 800 है उनसे ज्यादा होगा, इसलिए उनको अपन ने चुना है. नाउ सो Z1 अभी अपन ने देखा था स्टार्टिंग में, मैंने सेकंड स्लाइड में बताया था, इट इज अ प्रोजेक्टेड वैल्यू जिसको अपन फाइंड आउट करना है. तो Z इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी अपॉन एक्स लिखा इंटू एक्स लिखा था. तो x आपका इनपुट है, डब्ल्यू टी प्रोजेक्टर वेक्टर है, मैट्रिक्स है जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं w ऑफ x, और अपने पास क्या आ रहा है, प्रोजेक्टेड वैल्यू या न्यू फीचर अपने पास जनरेट हो रहा है. तो W अपन एक प्रोजेक्टेड वैल्यू लीनियरली इसको ट्रांसफर कर रहे हैं. तो बहुत सारे डेटा में से अपन एक एक करके लेते जाएंगे. तो सबसे पहला वैल्यू ले रहे हैं इसलिए अपन Z1 ले रहे हैं जिसका वेरिएंस सबसे हाईएस्ट है. जो डेटा सेट जो फीचर्स अपन को दे रखा है उसमें सबसे हाईएस्ट वेरिएंस अपने पास है, उसको अपन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं. सो W1T XJ मतलब यहाँ पर क्या है, x of j इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सॉरी फीचर्स इन अ ओरिजिनल डेटा सेट. सो जो अभी अपन ने यहाँ लिए हैं, यहाँ पे अपन ने क्या लिए हैं, यहाँ पर p लिए हैं, सैंपल्स लिए हैं p. तो यहाँ पर j की वैल्यू जो पर्टिकुलर सैंपल तक है, नॉट इन फीचर्स. यहाँ पे अपन ऑब्जर्वेशन से ले रहे हैं, सॉरी. सो WI1 to x of ij where I equals to 1 to n. 1 to n क्या है, ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर आपके नंबर ऑफ फीचर्स हैं, और x of ij j क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, उस पर्टिकुलर फीचर के क्या ऑब्जर्वेशन है. तो j इज ऑब्जर्वेशन. अगर कोई टेबल बनाओ इस तरीके की, इसमें मैंने लिया x1 x2 x3 x4, तो x4 तक क्या हो जाएंगे i की वैल्यू, i1 to n, और ऑब्जर्वेशन 1 2 3 p. इस p को अपन क्या बोलेंगे, सिंपल सा observations. So we find out how we can find out. We simply observation matrix लिए अपन ने, उसमें I input I अप्लाई किया अपन ने, 1 अपन को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, x of i j उस पर्टिकुलर फीचर्स की, j वैल्यू क्या है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या है वो देखा, और इससे अपन ने एक ऐसा वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे हैं जिसकी वेरिएंस जो है सबसे ज्यादा है. दैट इज आवर टारगेट. व्हाट इज द टारगेट, we wish to reduce the dimension into the lower dimension. For reducing that, we use the principle of principal component analysis. In the principal component analysis, we apply the particular vector into the input data और इनपुट फीचर्स जो कि ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर है, और अपने पास एक ऐसा फीचर्स अपन उनमें से आइडेंटिफाई करना है जिसका वेरिएंस क्या हो, सबसे ज़्यादा हो. तो यहाँ पे अपन सबसे हाईएस्ट वाला वेरिएंस फाइंड आउट करें, इसलिए वन वेरिएंस Z1 फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसका वेरिएंस अमंग जितने भी हैं उन सबसे आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो वही लिखा है, where the vector W1 is a W11 W21, और यहाँ पर क्या है, x1 से n है, तो W1 W21 W31 लगा के WN1. ठीक है, जितने भी आपके फीचर्स हैं ओरिजिनल टेबल के अंदर, उसके अंदर n टोटल फीचर्स हैं, तो उस n फीचर्स की पहली वैल्यू, फिर उस n में जो दूसरा फीचर्स है उसकी पहली वैल्यू, तीसरा फीचर है उसके पहली वैल्यू, एंड सो ऑन.
एंड एक्सजे क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। यहाँ पर एक्सजे क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जर्व्ड वैल्यू जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस टेबल के अंदर रो की जो वैल्यू है उसको अपन ऑब्जर्व वैल्यू कर रहे हैं। एक्स ऑफ 1j, एक्स ऑफ 2j, एक्स ऑफ 3j, मतलब पहला जो आपका वेरिएबल है, पहला जो फीचर्स है उसकी j ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो फीचर्स है उसकी j ऑब्जर्वेशन, तीसरा जो फीचर उसकी j ऑब्जर्वेशन, और j ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन t। सो इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रा ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। एक इसके फॉर्मूला अपन वी विश टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेरिएंस वैल्यू, वह वेरिएबल की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर रहे हैं जिसका वेरिएंस क्या हो, मैक्सिमम हो अमंग द ऑल फीचर्स। तो व्हाट वी फाइंड आउट, वी फाइंड आउट द मैक्सिमम वेरिएंस। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिंपल सा उसका ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला लिखा है। सो लास्ट में आपको पूछूं कोई डाउट, उससे पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल लिखा है इसके बारे में, वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सो इट इज a statistical procedure called principal component analysis that uses an orthogonal transformation. Now the words come orthogonal. किसी को आइडिया ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एनीबडी, व्हाट इज ऑर्थोगोनल? ओके, यहाँ पे द इनवर्स and the transpose matrix are same a particular matrix, or we can say a number of rows and columns are same, and that is simply in this context we call the orthogonal। और भी डीपली अगली स्लाइड में बता दूंगा मैं आपको, पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वह मैट्रिक्स जिसका इनवर्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम हो, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो आपका सेम हो। तो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट अ सेट ऑफ observation of correlated variable into the set of linearly uncorrelated variables called principal components। that is very important definition। क्या बोल रहे हैं अपन, to convert a set of observation of correlated variable। correlated का मतलब क्या हो गया, ये आपकी अगर कोई टेबल है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं, फीचर्स बोल दो, वेरिएबल्स बोल दो, है ना, ये कोरिलेटेड हो सकते हैं आपस में। लेकिन अपन जो नए फीचर्स निकालेंगे, ये माना कि 4 थे नए फीचर्स अपन निकाले, Z1 Z2, तो इनमें आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, है ना। जैसे कोवेरियंस मैट्रिक्स एक आता है, मैं उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं अपन, अगर किसी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अगर कोई वेरिएबल x1 है और कोई वेरिएबल x2 है, इनकी कोवेरियंस वेक्टर की वैल्यू या कोवेरियंस कोफिशिएंट जो है, इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और -1 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। कुछ वैल्यू आती है आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स की, तो वही कोरिलेटिव नहीं होना चाहिए। जो भी आपका डेटा, जो न्यू डेटा अपन रिड्यूस कर रहे हैं, तो उस रिड्यूस टेबल के अंदर, उस रिड्यूस डेटा सेट के अंदर जो आपके फीचर्स अपन नए बना रहे हैं वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। वही चीज इसमें लिखी है, ऑब्जर्व ऑफ द कोरिलेटेड वेरिएबल्स इनटू द सेट ऑफ लीनियरली अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स कॉल्ड द प्रिंसिपल कंपोनेंट, फाइंड द डायरेक्शन विद द मैक्सिमम वेरिएंस। देखो आ गया मैक्सिमम वेरिएंस, मैक्सिमम वेरिएंस। तो अपन क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैक्सिमम वेरिएंस। तो मैक्सिमम वेरिएंस से क्या आएगा, दैट इज नॉन कोरिलेटेड वैल्यू अपने पास आ जाएगी। कहाँ गया मार्कर, ओके यहाँ आ गया, क्या बात कर रही, चलो। सो लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। For the feature extraction, this principal component plays a very important role। तो feature extraction अगर अपन को करना है तो principal component analysis या principal component जो अपन कर रहे हैं, find out कर रहे हैं, उसका बहुत ही बड़ा important रोल है, ताकि अपने पास ऐसा वेरिएबल आ जाए, ऐसा फीचर आ जाए जिसकी वेरिएंस आपका क्या हो, ज़्यादा हो। Then next, so we can take the principal components of the data points that we have
and takes the principal component, the first principal component. देखो यहाँ पे अपन क्या लेना चाहते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट Z1 लेना चाहते हैं. The top principal component as the new axis, and that will give us the certain properties which satisfy our objective of getting unrelated features and features with the larger variance. तो मेन अपना ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अपन को यही फाइंड आउट करना था प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में कि नई जो टेबल आए, नया जो डेटाबेस आए, वो ऐसा हो कि वो क्या हो, अनकोरिलेटेड हो, और वेरिएंस क्या हो उसका वेरिएंस क्या हो, मैक्सिमम हो. तो इस फीचर्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अपन यूज करते हैं. और इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन से अपने पास जो डेटा आता है, जो नई टेबल आएगी, नई टेबल का डेटाबेस आएगा, उसके जो फीचर्स आएंगे, उसके जो वेरिएबल्स आएंगे, वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होंगे और उनका वेरिएंस क्या होगा, हाई होगा. तो किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, we find out with the help of principal component analysis and it is its mathematics. क्या समझ में आया आपको? See, today is the introductory part. Next lecture में 2 lecture और लगेंगे इसमें. We also have some practical session on it. वो भी अपन देखेंगे Python पे. और इसके आगे कुछ और कंटेंट भी वो भी देखेंगे. तो हो सकता है आज अपन को थोड़ा बेसिक समझ में आए, लेकिन अपकमिंग 1-2 लेक्चर्स में पूरा समझ में आ जाएगा. क्या मैक्सिमम वेरिएंस एंड नॉन कोरिलेटेड वैल्यू समझ में आया आपको, यस और नो? क्या समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए. बाकी लोग को समझ में आया? चल, आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ सी, आई टेक वन एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल we have 2-dimension data. It is a 2-dimension data. In this we have some observations, कुछ points है आपके पास. Now it is a features 1 and features 2, 2 features ले रखे, इसलिए इसको अपन 2-dimension कह रहे हैं. Now we wish to convert into the linear. इसको अपन linearly convert करना चाहते हैं. तो linear conversion में अपन क्या करेंगे, we convert into the 1 dimension. तो 1 dimension क्या लें, ऐसा कौन सा नया 1 डायमेंशन बनाए. तो नया डायमेंशन मतलब न्यू फीचर्स बना रहे हैं. वो न्यू फीचर्स कौन सा लें, जैसे यहाँ पर एक फीचर ये वाला था और यहाँ पे एक फीचर ये वाला था. सो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ फीचर्स अगर अपन ले, तो यहाँ 2 फीचर्स दिख रहे हैं. देखो, प्रिंसिपल कंपोनेंट डायरेक्शन 2 एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट डायरेक्शन 1. 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, सिर्फ चेक करने के लिए कौन सा अपन चूज करेंगे. अगर इसमें देखें तो ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट डायरेक्शन 1 है, इसका जो वेरिएंस है वो कम है. इतना ही प्रिंसिपल डायरेक्शन का वेरिएंस है, क्योंकि सारे मैपिंग इसके अंदर ही हो जाएंगे. लेकिन अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट डायरेक्शन 1 देखें तो इसके अंदर जो वेरिएंस आएगा वो बहुत लार्ज आएगा. सारे पॉइंट जो है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे. तो अपन क्या लेंगे, ये वाला डायरेक्शन लेंगे. ओवरलैप नहीं होंगे. इसमें क्या होगा, अगर इसको अपन इस लाइन में शो करेंगे तो ये इस लाइन के अंदर सारी चीजें एक बार में यही इकट्ठी हो जाएंगी. ठीक है. लेकिन अगर अपन ये वाली लाइन लेंगे तो सारी चीजें आपको कुछ इस तरीके से आपको मिल सकती हैं, जो कि एग्जैक्टली अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर पाएगा ये वाला. तो ये वाला चूज करेंगे क्योंकि इसका कोवेरिएंस क्या है, सबसे हाईएस्ट है. समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए, यस और नो. ओके, सो इट इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टूडेज लेक्चर. कल के लेक्चर में अपन और कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे. सो दिस कंटेंट इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द ओपन web content available in Edureka website. So I take it from there because that explain very well of a practical in the Python. तो मुझे वो स्टेप अच्छी लगी, so I took it from there. ओरिजिनली भी वही चीज़ें हैं सारी. अब मैंने बेसिक आपको बताया कि we wish to find out the maximum variance component. तो मैक्सिमम वेरिएंस किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले स्टेप्स की बात करें तो समझते हैं अपन स्टेप्स बाय स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. द बिलो स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड टू परफॉर्म्स द डायमेंशनल रिडक्शन PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. द फर्स्ट थिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा.
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा का मतलब क्या होता है, अपने पास जो डेटा सेट है उसकी जो वैल्यूज है, ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप बच्चों के परसेंटेज निकालो फॉर एग्जांपल, तो मैंने मान लिया किसी के 10% है, किसी के 20% है, किसी के 30% है, किसी के 25 है, किसी के 35 है, जस्ट फॉर एग्जांपल है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। किसी के 40 है, किसी के 25 है, किसी के 30 है, और मैंने देखा यहाँ पर किसी के 70 है और किसी के 60 है। और यहाँ पे इनके काउंट्स फ्रीक्वेंसी की अगर अपन बात करें तो माना 70 की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है, 60 की फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 2 है, 8 है, 7 है, 3 है, 7 है। तो यहाँ पर ये दो जो फ्रीक्वेंसी है जिसकी रेंज इन सबसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस में, मतलब इसकी रेंज देखेंगे 70 और 60, तो इसके अंदर जो रेंज आ रही है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है। तो इस प्रकार की जो वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा चेंज आ रही है वो बायस कर सकती है अपने रिजल्ट को। बायस क्या होता है मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था। तो बायस ना करे इसलिए इन सबको रेंज को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी को अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा, देखेंगे जब पढ़ेंगे इसको। कंप्यूटेशन ऑफ द कोवेरिएंस मैट्रिक्स। कोवेरिएंस मैट्रिक्स मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कौन से वेरिएबल के आधार के वैल्यू पर कौन सा दूसरा वेरिएबल किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से रिलेटेड हुआ है। जैसे पॉजिटिव वैल्यू है मतलब एक को इंक्रीज करने पे दूसरा इंक्रीज होगा, नेगेटिव वैल्यू है मतलब एक को इंक्रीज करने पे दूसरा आपका डिक्रीज होगा। नाउ कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स आएगा उसको अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू, देन मिनिमम वैल्यू, देन मिनिमम वैल्यू। और वो जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपन जो रीड करें उसको हम बोल रहे हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। डिटेल से अपन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना मानिए, कोवेरिएंस वैल्यू, कोवेरिएंस मैट्रिक्स की जो वैल्यूज आ रही है उन्हीं को अपन कुछ टर्म्स दे रहे हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू के साथ हमेशा आइगन वेक्टर आपका आता है, आइगन वैल्यू वर्ड्स के साथ। द लास्ट वन इज कंप्यूटिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट। अब इसके आधार पर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आएगी जिससे अपन लार्ज वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे और उस लार्ज वेरिएंस को अपन लेके किसको फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे। और प्रिंसिपल कंपोनेंट को फाइंड आउट करके एट द एंड अपने पास क्या आ जाएगा, रिड्यूस डेटा सेट आ जाएगा, फीचर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे आपके। क्या समझ में आया सबको, है ना, रिड्यूस डायमेंशन ऑफ द डेटा सेट। एनी क्वेश्चन? यस, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच।